दिलो जान से चाहते थे। नीलकंठ की जो पत्नी थी वह बड़ी ही जिज्ञासु चिड़िया थी। वह अपने पति से कुछ न कुछ पूछती ही रहती थी। एक रात जब दोनों पति पत्नी गंगा किनारे एक डाल पर बैठे हुए थे, तो नीलकंठ की पत्नी अपने पति से कहती है कि पिया जी, आज मेरा मन बड़ा ही घबरा रहा है। मुझे बड़ी ही बेचैनी हो रही है। कोई ऐसा उपाय करो जिससे मेरा मन कुछ हल्का हो जाए। जब नीलकंठ अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है तो अपनी पत्नी से कहता है, ऐसा क्या कारण है? सिर्फ तुम्हारा मन घबरा रहा है। मुझे ऐसा क्या करना होगा कि तुम्हारी घबराना कम हो जाए? ये सुनकर नीलकंठ की पत्नी कहती है, पिया जी, कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे मेरे मन को कुछ शांति मिल जाए। साथियों, इस प्रकार नीलकंठ अपनी पत्नी को कहानी सुनाने लगता है। नीलकंठ ने कहा, चलो मैं तुमको एक अमीर बहन और गरीब भाई की कहानी सुनाता हूँ। आज की कहानी से तुम्हें पता चल जाएगा एक भाई और बहन का रिश्ता कैसा होता है और एक बहन और भाई को अपना रिश्ता कैसे निभाना चाहिए, और सभी मनुष्यों की गरीबों का कारण क्या होता है। ऐसे कौन से काम होते हैं जिनको करने से मनुष्य गरीबों के चंगुल में फंस जाता है। नीलकंठ ने अपनी पत्नी से कहा, इस कहानी में ये सब जानने के लिए मिलेंगे, इसलिए आज की कहानी बड़ी जीवन में प्रेरणा देने वाली कहानी है। नीलकंठ की पत्नी कहती हैं, अगर कहानी इतनी ही सुंदर है तो मैं इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनूंगी और कहानी में बताए गए सभी बातों पर जरूर अमल करूंगी। मित्रों, इस तरह नीलकंठ अपनी पत्नी को कहानी सुनने लगता है। नीलकंठ कहता है, प्रिय, किसी समय की बात है, किसी नगर में एक बहुत ही अमीर किसान रहता था। उसे उसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी दो जुड़वा बच्चों का जन्म होता देती है। उन दोनों में एक पुत्र होता है और दूसरी संतान पुत्री होती है। किसान अपने पुत्र का नाम तो रोहित रहता है और पुत्री का नाम माया रखता है। धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगते हैं। जब किसान की दोनों संतानें जवान हो जाती है तो किसान को अपने बच्चों का विवाह की चिंता सताने लगती है। एक दिन को किसान किसी कार्य से शहर को जाता है तो वहां पहुंचकर एक व्यापारी का पुत्र उसे पसंद आ जाता है और उस व्यापारी के पुत्र के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। इस प्रकार माया अपने पिता के घर से विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। बेटी को विदा करने के बाद वह किसान अपने पुत्र के विवाह के बारे में सोचने लगता है और सोचता है कि बेटी तो अपने घर द्वार की हो गई, अब मुझे अपने पुत्र का भी विवाह कर देना चाहिए। यदि पुत्र का विवाह हो गया तो मैं अपना शेष जीवन बहू बेटों के साथ रहते हुए आराम से बैठकर गुजारा करूंगा। साथियों, इतनी कहानी सुनाने के बाद नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है, इसलिए कहते हैं परमात्मा कब किसको अमीर बना दे और कब किसको गरीब बना दे, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। उस अमीर किसान के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन वो किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ जाता है। जब किसान का पुत्र अपने पिता की ऐसी हालत दिखता है तो अपने पिता की ऐसी हालत देखकर बहुत ही दुखी हो जाता है। वह अपने पिता का अच्छे से अच्छा इलाज कराता है। वह अपने पिता के लिए महंगी से महंगी दवाई लाता है। इस तरह अपने पिता का इलाज कराते हुए उसका का पुत्र एकदम से कंगाल हो जाता है, लेकिन पिता की हालत में कोई सुधार नहीं होता है। जब कोई दवाई उसे किसकी बीमारी में फायदा नहीं पहुंचती है तो एक दिन को किसान अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और अपने बेटे रोहित को समझाते हुए कहता है कि पुत्र, जब कोई समस्या मनुष्य की सामर्थ्य से बाहर हो जाए, जब उसका कोई निवारण ना मिल सके, तो फिर ऐसी स्थिति में समस्या को उस समस्या को उसके हाल पर ही छोड़ देना चाहिए। इसलिए पुत्र, अब तुम मेरी चिंता छोड़ो और अपने भविष्य के बारे में सोचो। मेरा क्या है, आज नहीं तो कल मुझे संसार को छोड़कर जाना है। इसलिए पुत्र, तुम मेरी चिंता छोड़ो और अपना विवाह करके अपने घर घीसते को आगे बढ़ाओ। पिता की इन बातों को सुनकर रोहित चुप हो जाता है। फिर कहता है, पिताजी, जैसा कुछ आपको अच्छा लगे आप वैसा करिए। इसके बाद वह अपने बेटे रोहित की शादी एक गरीब घर की कन्या से कर देता है और शादी के कुछ दिन बाद ही उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु होने के बाद रोहित अपने पिता का पूरी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करता है। रोहित का घर द्वार पिता की बीमारी में पहले ही बिक चुका था और जो कुछ बचा था तो वह पिता के अंतिम संस्कार में समाप्त हो गया था। रोहित अब बहुत ही गरीब हो जाता है। जब रोहित बिल्कुल कंगाल हो जाता है तो वह गांव के बाहर अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी बनाकर रहने लगता है और दूसरों खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी बच्चों का पेट पालने लगता है। उधर माया, जिसका विवाह एक अमीर व्यापारी से हुआ था, जब उसे अपने भाई की इस स्थिति का पता चलता है तो मैं अमीर बहन अपने गरीब भाई से घृणा करने लगती है। वह सोचने लगती है कि मेरा भाई है, बिल्कुल कंगाल हो चुका है, उसका घर द्वार बिक चुका है और उसके पास एक फूटी कोड़ी भी नहीं है। रोहित न तो अपनी बहन के ससुराल जाता है और ना तो माया अपने भाई को अपनी ससुराल बुलाती है और ना ही कभी अपने भाई के घर जाती है।
माया के भाई रोहित को भी अच्छे से पता होता है कि मेरी बहना मुझसे नफरत क्यों करती है, इसलिए रोहित भी माया के ससुराल न जाने का फैसला करता है। रोहित मेहनत मजबूरी करके अपनी पत्नी के साथ किसी तरह से रहने लगता था। नीलकंठ अपनी पत्नी को आगे कहानी सुनाते हुए कहता है, जब कुछ साल ऐसे ही गुजर जाते हैं तो कुछ साल गुजारने के बाद एक दिन रोहित की बहन माया की लड़की की शादी से होने वाली होती है। लेकिन रोहित की बहन माया अपने भाई को न्योता नहीं देती है। जब इस बात का पता रोहित को चलता है कि उसकी भांजी की शादी होने वाली है, तो इस खबर को सुनकर रोहित बहुत ही खुश हो जाता है और इस खबर को जाकर अपनी पत्नी सुशीला को बताता है कि मेरी बहन की लड़की की शादी है और हम सभी को माया की ससुराल चलना होगा। जब रोहित की पत्नी को यह पता चलता है और सोचने लगती है, चलो इसी बहाने ही सही, कम से कम अपनी नन्नन तो मिल लूंगी। फिर सुशीला अपने पति से कहती है कि पिया जी, यह तो बड़ी अच्छी बात है कि हमारी भांजी की शादी है, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी, लेकिन पहले मुझे यह बताओ कि क्या हमारी नंद रानी ने हमारे लिए न्योता भेजा है। पत्नी की इन बातों को सुनकर रोहित चुप हो जाता है। फिर अपनी पत्नी से कहता है, क्या फर्क पड़ता है, ये तो हमारी बहन की बिटिया है। सुशीला भी अपने पति से कहती है कि पिया जी सही है, आपकी भांजी की शादी है, लेकिन माया के ससुराल जाना मुझे उचित नहीं लगता, आपको भी नहीं जाना चाहिए। रोहित अपनी पत्नी को समझता है कि प्रिय माया के ससुराल वाले बड़े आदमी हैं, उन्हें हमारी याद नहीं रही होगी, उन्होंने हमें न्योता भी नहीं भेजा, इसलिए तुम ज्यादा सोच विचारे मत करो, बच्चों को तैयार करके मेरे साथ माया की ससुराल चलो। सुशीला कहने लगती है, पिया जी, तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। पत्नी की ऐसी बातों को सुनकर रोहित कहता है, हाँ ठीक है सुशीला, ये तुम्हारी इच्छा नहीं है तो तुम बच्चों के साथ घर पर ही रहना, मैं अकेला ही माया के ससुराल चला जाता हूँ। और कहता है, मेरी बहन की जेठानी मुझको ताना मारेगी और कहेंगे कि तुम्हारा भाई पैसा खर्च हो जाए, इसलिए तेरा भाई अपनी इकलौती बहन की भांजी की शादी में भी नहीं आया। वह घर से बाहर चला जाता है। नीलकंठ आगे कहानी सुनाते हुए कहता है, रोहित बहुत गरीब था, बहुत निर्धन था, किसी से पैसे उधार लेता है और उधर लिए हुए पैसों से अपनी बहन माया और अपनी भांजी के लिए सुंदर सुंदर कपड़े खरीद कर है और उन कपड़ों को लेकर आता है। पैदल चलते चलते रोहित को सुबह से शाम हो जाती है, तब कहीं जाकर वह अपनी बहन के दरवाजे पर पहुंचता है। वह अपनी बहन के दरवाजे पर पहुंचता है और दरवाजे के एक तरफ जाकर खड़ा हो जाता है। बेचारा दरवाजे पर अपनी बहन का इंतजार करने लगता है। तभी माया की जेठानी की नजर रोहित पर पड़ जाती है और वह रोहित को पहचान लेती है। रोहित को देखने के बाद माया की जेठानी अंदर जाकर माया को बताती है कि माया, तेरा भाई तेरे दरवाजे पर खड़ा हुआ है। जब माया अपनी जेठानी की इन बातों को सुनती है तो अपनी जेठानी से पूछने लगती है, तुमने मेरे भाई को देखा है तो मुझे बताओ, मेरा भाई मेरी ससुराल में किस हालत में आया है, मेरे भाई ने कैसे कपड़े पहने हैं। तो माया की जेठानी कहती है कि तुम्हारा भाई फटे पुराने कपड़े पहनकर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हुआ है और तुम्हारा दरवाजे पर इंतजार कर रहा है। माया अपने भाई के पास पहुंचती है। रोहित ने जब अपनी बहन को आते हुए देखा है तो खुशी से उसका चेहरा खिल जाता है। अपनी बहन को देखकर रोहित की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसके बाद माया अपने भाई को अपने साथ लेकर सबकी नजरों से बचाते हुए अपने घर के सबसे अंदर वाले कमरे में ले जाकर पूछने लगती है कि तुम्हारे पास न्योता नहीं होता भेजा था। रोहित कहता है कि बहन, तुमने तो अपने भाई को बिल्कुल ही भुला दिया है, लेकिन मुझे पता चल गया कि मेरी भांजी की शादी है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी बेटी के लिए कपड़े लेकर आया हूँ। माया अपने भाई की बातों को सुनकर कहने लगती है, तुम्हें भिखारियों की तरह मेरे घर पर नहीं आना था, तुम इस तरह कपड़े पहनकर मेरे घर पर चले आए हो, कम से कम अपना नहीं तो मेरी इज्जत का तो ख्याल किया होता। तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं रही है, कम से कम हमारी इज्जत के बारे में ख्याल किया होता, काम से कम मेरे मान सम्मान का तो ख्याल किया तुम्हारी है, कम से कम हमारी इज्जत के बारे में तो सोचा होता। माया की ऐसी कटु वचन सुनकर रोहित का कलेजा छली हो जाता है। रोहित अपनी बहन के कदमों में गिरकर माफी मांगने लगता है और कहता है कि बहन, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से तुम्हारी इतनी बदनामी होगी। जब मुझे यह बातें पहले पता होती कि मेरी वजह से तुम इतना आहत हो तो मैं तुम्हारे ससुराल कभी नहीं आता। मैं तो ये सोच कर आया था कि मेरी भांजी की शादी है। ये बात सुनकर माया का जब गुस्सा थोड़ा शांत होता है तो वह कहती है, चलो अब आ गए हो तो तुम मेरी एक बात गांठ बांध लो, जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं हो जाती तब तक तुम इसी कमरे में रहना और भूल कर भी इस कमरे से बाहर निकालने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हारे लिए खाना इसी कमरे में ले आऊंगी, तुम भोजन खाकर चुपचाप पिछले दरवाजे से अपने घर चले जाना। रोहित कहता है, ठीक है बहन, मैं आज रात को ही तुम्हारी ससुराल रह जाता हूँ। फिर रोहित कहने लगा, ये कपड़े तो रख लो जिन्हें मैं तुम्हारे लिए बड़े प्यार से लाया हूँ। माया कपड़े लेकर कमरे से बाहर चली जाती है और जाते समय बाहर से कुंडी लगा जाती है। उस अंधेरे कमरे में बैठकर अपनी बहन के आने का इंतजार करने लगता है। 3 दिन तक रोहित उसी कमरे में भूखा प्यासा बंद रहता है। थोड़ी देर बाद नीलकंठ चुप हो जाता है तो नीलकंठ की पत्नी कहती है कि पिया जी, बड़ी प्यारी कहानी है, आगे सुनाओ ना, आगे क्या होता है। नीलकंठ कहानी को आगे बढ़ते हुए कहता है, रोहित ने मन में सोचा,
आज तो मुझे भी स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। उधर वो निर्मोही बहन अपने भाई को कमरे में बंद करके अपने घर के काम धंधे में लग जाती है और शादी के काम धंधे पर इतना खो जाती है कि उसे याद ही नहीं रहता है कि मेरा मजा भाई कमरे में बैठा हुआ मेरा इंतजार लगता है। रोहित की हालत खराब होने लगती है। रोहित अपनी बहन को आवाज लगता है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता है। इस तरह रोहित को कमरे में पड़े हुए 3 दिन बीत जाते हैं। लेकिन जब रोहित को बच्चों की याद सताने लगती है, वह सोचने लगता है कि यूं तो मैं कमरे में मर ही जाऊंगा, तो फिर मेरे बच्चों का क्या होगा, कैसे होगा। रोहित सोचने लगता है, तभी किसी काम से माया की जेठानी उस कमरे के पास से गुजरती है। जब रोहित के कानों में माया की जेठानी की पायल की आवाज सुनाई देती है, वह अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को पीटने लगता है। जब माया की जेठानी के कान में दरवाजे को पीटने की आवाज पड़ती है और रोहित से पूछने लगती है, तुम्हें कमरे में किसने बंद किया था? लेकिन रोहित कोई जवाब नहीं देता है। जब माया की जेठानी दोबारा पूछती है तो उसके स्थान पर झूठ मूठ का कह देता है कि मैं कमरे में आराम कर रहा था, तभी किसी ने गलती से बाहर से दरवाजा में बंद हो गया है। फिर अपने घर के पिछले दरवाजे से चुपचाप बाहर निकल जाता है और अपने घर को जा ही रहा होता है कि रास्ते में रोहित को प्यास लग जाती है। चलते चलते काफी दूर निकल आता है। चलते चलते रोहित को चक्कर आने लगते हैं। जैसे ही रोहित का सर चकराता है, गिरने वाला होता है, तभी वहां पर एक बूढ़ी माँ आ जाती है और वह बूढ़ी माँ रोहित को चक्कर खाने से पहले ही पकड़ लेती है। जब कुछ घंटे बाद रोहित को होश आता है तो रोहित देखता है कि वह एक बूढ़ी माँ की गोद में लेटा हुआ है और पंखे से हवा कर रही है। होश से उठने के बाद रोहित खड़ा हो जाता है। खड़े होकर माँ को प्रणाम करता है और कहता है, माँ तुम कौन हो? साथियों, इतनी कहानी सुनाने के बाद नीलकंठ थोड़ा विश्राम लेता है और विश्राम लेने के बाद अपनी पत्नी को आदमी की कहानी सुनने लगता है। जिस बूढ़ी माँ की गोद में रोहित लेटा हुआ था, वह बूढ़ी माँ होती है रोहित की पत्नी, जिस माँ की पूजा करती थी। उस देवी माँ की भक्ति किया करती थी, इसलिए एक देवी माँ होती है। उस देवी माँ की भक्ति किया करती थी, इसलिए रोहित को गिरने से बचा वही माँ बचा लेती है। रोहित देवी माँ को प्रणाम करके अपने घर के लिए चलने लगता है तो वह देवी माँ कहती है, बेटा तुम कहाँ से आ रहे हो और तुम कहाँ को जा रहे हो? तब रोहित बताता है कि माँ, मैं अपनी बहन की ससुराल गया था, वहां पर मेरी भांजी का ब्याह था और वहीं से आ रहा हूँ और अब अपने गांव को जा रहा हूँ। वह बूढ़ी माँ मुझसे कहती है कि बेटा बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। रोहित कहता है कि पूछो मैया, तुम मुझसे क्या जानना चाहती हो? तब बूढ़ी माँ पूछती हैं कि बेटा ये बताओ, तुम अपनी बहन के घर से आ रहे हो और जैसा तुमने बताया तो फिर कैसे जा रहे हो? तुम्हारी बहन ने तुम्हारे बीवी बच्चों के लिए कुछ भी नहीं भेजा। रोहित की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। अब आपसे क्या छुपाना, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है। तब रोहित सारी घटना बता देता है जो उसके साथ घटी थी। रोहित के मुंह से पूरी घटना सुनने के बाद बूढ़ी माँ कहती है कि पुत्र, तुम चिंता मत करो, जो हुआ उसे तुम जाने दो। यहाँ से कुछ दूरी पर मेरा एक बगीचा है, उस बगीचे में अनेकों प्रकार के फल लगे हुए हैं। बगीचे में चलकर अपना पेट भर लो, क्योंकि तुमने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। और जब तुम्हारा पेट भर जाए तो कुछ फल अपने बीवी बच्चों के लिए भी तोड़ देना। और जब तुम्हारे बीवी बच्चे जब तुमसे पूछे कि तुम अपनी बहन की ससुराल से क्या लेकर आए हो, तो तुम कह देना कि मेरी बहन ने तुम्हारे लिए ये फल भेजे हैं। ऐसा करने से तुम अपनी बीवी बच्चों के सामने शर्मिंदा होने से भी बच जाओगे और तुम्हारा मान सम्मान भी बचा रहेगा। और रोहित बूढ़ी माँ की बात मानकर कुछ देर चलने बाद वह एक आलीशान बगीचे में पहुंच जाता है। उसने वहां पर देखा कि बगीचे में नाना प्रकार के वृक्ष थे। फिर रोहित वृक्षों से फल तोड़कर खाने लगता है और जब उसका पेट भर जाता है तो कुछ हम फल तोड़कर थैली में भर लेता है। यह सब करने के बाद रोहित अपने घर चलने लगता है। तभी बूढ़ी माँ रोहित से कहती है, पुत्र रुको, मेरी ये 8 बातों को सुनते जाओ। ये 8 बातें तुम्हारे जीवन में बड़ी काम आने वाली है। इस प्रकार बूढ़ी माँ रोहित को 8 बातें बताती हैं और उन बातों को सुनकर रोहित अपने घर के लिए चलता है और फल को लेकर अपने घर पर पहुंचता है तो रोहित के छोटे छोटे बच्चे और रोहित की पत्नी रोहित के पास आ जाते हैं और पूछने लगते हैं कि पिताजी, हमारे लिए बुआ के घर से क्या लाए हैं? रोहित अपने हाथों में लिए हुए थैले को अपने घर वाली को देता है। जब रोहित की पत्नी है थैले को खोलकर देखती है तो ये देख के दंग रह जाती है कि पूरा थैला सोने चांदी के फलों से भरा हुआ है। जब रोहित की पत्नी अनार को फोड़ती है तो अनार के फलों से सोना निकलने लगता है। जब आम को फोड़ती है तो आम की गुठलियों की जगह सोने की गुठली थी। रोहित की पत्नी सुशीला यह सब देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और दौड़कर अपने पति के पास पहुंचती है और अपने पति के पास पहुंचकर अपने पति से कहती है कि तुम तो शादी में गए थे और ये क्या लेकर आए हो? रोहित अपनी पत्नी की बातों को सुनकर सोचने लगा कि लगता है कि मेरी घरवाली को शायद फल पसंद नहीं आए हैं, इसलिए मुझसे ऐसी बात पूछ रही है। मुझे अपने बच्चों के लिए लड्डू पेड़ा लेकर आने चाहिए था। तो सुशीला अपने पति से कहती है, पहले तुम घर तो चलो और घर चलकर देखो तो सही कि तुम्हारी बहन ने हमारे लिए क्या भेजा है। यह कहकर सुशीला अपने पति को हाथ पकड़कर घर के अंदर ली जाती है और अपने पति से कहती है, पिया जी, हमारी ननद ने हमें फलों में छुपाकर देखा, सोना चांदी दिया है।
लेकिन रोहित समझ जाता कि रास्ते में बूढ़ी माँ मिली थी। वो कोई और नहीं एक देवी माँ थी और उन्हीं ने ही ये सोने चांदी दी है। नीलकंठ थोड़ा विश्राम लेता है, फिर आगे की कहानी अपनी पत्नी को सुनते हुए कहता है कि प्रिय, इस तरह जब रोहित के को बहुत सारा धन मिल जाता है तो रोहित फिर से अमीर हो जाता है। पैसा आने के बाद रोहित अपनी बीवी बच्चों के लिए एक अच्छे से महल का निर्माण करता है और बड़ी शान के साथ राजा महाराजाओं की तरह उस महल में रहने लगता है। सभी गांव के लोग रोहित को मान सम्मान देने लगते हैं। जब रोहित का महल तैयार हो जाता है, जब उसकी राजा महाराजाओं जैसी स्थिति आ गई थी, तब एक दिन रोहित की पत्नी सुशीला अपने पति से कहती है कि पियाजी, सावन का महीना आने वाला है और सावन के महीने में सभी स्त्रियां अपने पिता के घर जाती हैं। या तुम भी अपनी ससुराल जाओ और मेरी ननद को बुलाकर लाओ। इसी बहाने वह अपने पर घर घूम जाएंगे और इसी बहाने में भी अपनी ननद से मिल भी लूंगी। रोहित जब अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनता तो फिर से अपनी बहन की ससुराल को चल देता है और कुछ समय के बाद ही अपनी बहन की ससुराल पहुंच जाता है। एक बार फिर से रोहित अपनी बहन की इस दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है जहां पर पहले दरवाजे पर खड़ा हुआ था। तभी माया की जेठानी घर से बाहर निकलती है और बाहर का नजारा देखकर दौड़ी दौड़ी माया के पास जाती है और माया से कहती है कि माया, तेरा भाई आया है। अपनी जेठानी की इन बातों को सुनकर माया कहने लगती है कि कोई भिखारी मेरा भाई नहीं हो सकता, मेरा कोई भाई नहीं है। जब उसकी जेठानी बताती है कि माया, तुम्हारा भाई भिखारी की तरह नहीं आया है बल्कि राजा महाराजाओं की तरह आया है। तुम्हारे भाई को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वह कहीं का राजा महाराजा हो। तुम्हारे भाई के आगे पीछे गाड़ी की इन बातों को सुनती है तो उसे अपनी जेठानी की बातों पर यकीन नहीं होता है और सच्चाई जानने के लिए लगती है। जैसे ही माया ने अपने भाई को भिखारी के स्थान पर महाराजा देखती है तो वह यह देखकर दंग रह जाती है कि कल तक तो मेरा भाई बिल्कुल भिखारी था, पहनने के लिए के पास कपड़े भी नहीं थे, फिर अचानक उनका भाग्य कैसे बदल गया। उसके बाद रोहित की बहन आरती लेकर आती है और उसके बाद अपने भाई को घर के अंदर ले जाती है और फिर माया अपने भाई से कहती है कि भाई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे वजह से तुम्हें बहुत ही तकलीफ सहनी पड़ी। फिर रोहित माया से कहने लगता है कि तुम्हें से दिल क्षमा कर दिया और अब तुम मेरे साथ चलने की तैयारी करो, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ और तुम्हारी भाभी ने मुझे तुम्हें अपने घर ले जाने के लिए यहाँ पर भेजा है। ये सुनकर माया खुशी खुशी अपने भाई के घर जाने के लिए तैयारी करने लगती है। भाई के रथ में बड़े प्यार में बैठ जाती है। माया का बड़े अच्छे से स्वागत किया जाता है। रोहित की पत्नी सुशीला अपनी ननद की अपनी सेवा माया की वजह से उनकी है। रोहित की पत्नी सुशीला इस सच्चाई से अनजान होती है। कुछ दिन बीतने के बाद उनकी ससुराल जाने का समय होता है तो रोहित की पत्नी सुशीला अपने पति की है, कल तुम्हारी बहन अपनी ससुराल के लिए जाने वाली, तुम बाजार जाकर बहन के लिए कोई अच्छा सा तोहफा लेकर आओ। पत्नी की इन बातों को सुन रोहित घर से बाहर निकल जाता है और अपनी बहन के लिए कोई अच्छा सा तोहफा लेने के लिए एक दुकान पर पहुंचकर कहता है, मेरी बहन के लिए क्या तुम बोलने वाली जूती बना सकते हैं? जूती तो मिल जाएगी लेकिन इसके लिए बहुत पैसे लगेंगे। तो रोहित ने कहा, पैसों की चिंता नहीं है। तब तो मोची ठीक है, लेकिन बुलवाना क्या है? फिर रोहित ने मोची ने कहा, मैं तुमको 8 ध्यान की बात बताता हूँ। वह इस प्रकार से ज्ञान की बातें बताने लगता है। पहली बात बताता है कि पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। दूसरी बात, अज्ञानी पर ही सदा करे गरीबी वार, विजयी होता युद्ध में ध्यान बड़ा होशियार। तीसरी बात, कभी भी करता नहीं कोसे सदा नसीब, भाग्य भरोसे बैठता मानव हुआ गरीब। चौथी बात, दोष मनुष्य को दो नहीं, नहीं बनो मजबूर, कर्म साधन में जुटो करो गरीबी दूर। पांचवी बात ध्यान की है कही, मानव तू मत भूल, होती है अज्ञानता निर्धनता का मूल। छठवीं बात, समय भरोसे बैठता रहता सदा गरीब, बिना कर्म बदले नहीं उसका कभी नसीब। सातवीं बात, आलास कर रहता सदा जो परिवर्तनहीन, वही कर्म फिर करे कड़े स्वयं को दीन। रोहित मोची को 8वीं और सबसे आखिरी बात बताता है, नहीं गरीबी से बड़ा है कोई अभिशाप, हासिल करके ध्यान ही करो दूर अब आप। फिर रोहित कहने लगता है, तुम ऐसी बात बोलने वाली जूतियां मेरी बहन के लिए बनाओ। जूतियां चलने पर इन 8 बातों को बोले। जी, उसे मेरी बहना को गलती का एहसास होगा कि मुझे पैसों की घमंड में आकर आएगा, अपमान नहीं करना चाहिए था। नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है, इस प्रकार से अपनी बहन के लिए हीरे मोती जड़ी हुए सोने चांदी के बनवाता है, अपनी बहन को उपहार के रूप में देता है। माया का चेहरा खुशी से चमकने लगा। अपने भाई से मिलकर माया अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल में पहुंचने के बाद जेठानी ने पूछा, तुम अपने ससुराल गए थी? तुम्हारे भाई ने गई तुम्हें क्या दिया है? और कहती है, मेरे भाई ने मुझे सोने चांदी की बनी हुई जूती दी है। वह देवरानी जेठानी को दिखाने लगती है, लेकिन जैसी माया ने जूती को पहनकर चलती है, कहने लगती है कि पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। ये सुनकर माया रोने लगती। जब देवरानी जेठानी पूछती है कि माया क्या हुआ, तुम अचानक से क्यों रोने लगी, तो मैंने अपनी जेठानी को सारी बातें बताती है कि मैं पैसों की घमंड में आकर मैंने अपने सगे भाई को कितना बुरा भला कहा। माया अपने ऊपर बहुत निराश होती है और खुद से घृणा भी करने लगती। नीलकंठ कहता है कि माया तो आनी जानी है,
माया पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। कब किसको गरीब बनाते हैं, कब किसको अमीर बना दे चलता है, उसकी समझ में आ जाता है। कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। तुम मित्रों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट के माध्यम से हमें ऐसी कहानियाँ बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और अपने सपोर्ट से मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा